नमस्ते। आज ज्ञानी सूत्र में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हम सब की जिंदगी में कभी न कभी आता ही है। मतलब उस सिचुएशन से कैसे निपटा जाए जब कोई हमें नहीं चाहता या रिजेक्ट कर देता है। नमस्ते। हाँ, ये एक बहुत ही कॉमन और गहरा अनुभव है। और ये काफी पर्सनल और दुखदाई हो सकता है ना, चाहे दोस्ती हो, कोई रिश्ता हो या फिर ऑफिस में हो। ये रिजेक्शन झेलना इमोशनली बहुत भारी पड़ सकता है। बहुत सवाल उठते हैं, मन में दुख होता है और कभी कभी तो अपनी वैल्यू पर भी शक होने लगता है। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही स्वाभाविक ह्यूमन रिएक्शन है। उदासी, गुस्सा, निराशा, ये सब महसूस होना बहुत आम है जब कोई हमें अस्वीकार करता है। हम सब में एक गहरी इच्छा होती है जुड़े रहने की, एक्सेप्टेड महसूस करने की। तो जब वो पूरी नहीं होती तो चोट तो लगती है। हाँ। लेकिन यहाँ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस सिचुएशन को हैंडल कैसे किया जाए। सही ढंग से अगर इसे संभाला जाए तो ये न सिर्फ इमोशनली उभरने में मदद करता है, बल्कि सच कहूं तो ये पर्सनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी एक मौका बन सकता है। अच्छा, मतलब ये एक अवसर भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। अक्सर जीवन की यही चुनौतियां हमें अंदर से मजबूत बनाती हैं, हमें खुद को बेहतर समझने में मदद करती हैं। और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं, क्योंकि अक्सर लोग समझ नहीं पाते कि इस दर से निकलें कैसे, आगे कैसे बढ़ें। ऐसा लगता है जैसे किसी अंधेरी सुरंग में फंस गए हों। सही बात है। तो आज हम कुछ साइकोलॉजिकल और कुछ स्पिरिचुअल तरीकों पर बात करेंगे जो इस मुश्किल समय से निकलने में शायद मददगार हों। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं फिर। बिल्कुल। तो इस सफर में सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? शायद सबसे मुश्किल भी। जो हमने पढ़ा है वो इशारा करता है रियलिटी को एक्सेप्ट करने की तरफ। ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, पर शायद यही है। हाँ, बिल्कुल। इसे साइकोलॉजी में एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट माना गया है, रेडिकल एक्सेप्टेंस। अच्छा, पूर्ण स्वीकार्यता। रेडिकल एक्सेप्टेंस। जी। इसका मतलब है सिचुएशन को जैसी वो है वैसी ही, बिना किसी जजमेंट के, बिना उसे बदलने की कोशिश के, पूरी तरह से स्वीकार कर लेना। ये मानना कि हाँ ठीक है, ये व्यक्ति मुझे नहीं चाहता, या ये रिश्ता अब वैसा नहीं रहा जैसा मैं चाहती थी, या ये मौका मुझे नहीं मिला। इसमें कड़वाहट नहीं है, बल्कि एक गहरी शांत समझ है कि आप सच्चाई से लड़ नहीं सकते, कम से कम इस पल में तो नहीं। लेकिन ये सुनने में जितना सीधा लग रहा है, करने में तो उतना ही मुश्किल होगा ना। कई लोगों को लगता है कि स्वीकार करने का मतलब है हार मान लेना, या जैसे ये कहना कि चलो जो हुआ ठीक हुआ, या अपनी फीलिंग्स को दबा देना। क्या ये सही है? ये इतना जरूरी क्यों है? ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत आम भी। देखिए, स्वीकार्यता का मतलब सहमति या हाँ में हाँ मिलाना बिल्कुल नहीं है। अच्छा। हुआ, अन्याय हुआ, लेकिन आप उसे स्वीकार करते हैं क्योंकि वो सच है, वो हो चुका है। असल में जितना ज्यादा हम उस सच्चाई से लड़ते हैं, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों, काश ऐसा ना होता, ये गलत है, उतना ही हमारा जो इमोशनल दर्द है वो बढ़ता जाता है। हाँ, वो एक लूप बन जाता है शायद। बिल्कुल, हम एक मेंटल कश्मकश में फंस जाते हैं जो दर्द को और गहरा करती है, हमारी एनर्जी खाती है। तो रेडिकल एक्सेप्टेंस कोई कमजोरी नहीं है, ये इमोशनल मैच्योरिटी और समझदारी की निशानी है। ये हमें उस दर्द वाले चक्कर से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। जब हम अतीत में अटके रहते हैं या सच्चाई को नकारते रहते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। स्वीकार करने से ही हीलिंग का, आगे बढ़ने का प्रोसेस असल में शुरू होता है। ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। जब तक ये नहीं होगा तब तक कोई और तरीका काम नहीं करेगा। ये बात बहुत अहम है कि स्वीकार्यता का मतलब सहमति नहीं, सिर्फ सच्चाई को पहचानना है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी ने स्थिति को स्वीकार कर लिया, मान लिया कि हाँ ये सच है, चाहे कितना भी दर्द हो रहा हो। बिल्कुल। फिर अगला कदम क्या? क्योंकि अक्सर होता क्या है, सारी सोच, सारी एनर्जी, सारा ध्यान उसी इंसान या उसी सिचुएशन पर लगा रहता है। मन बार बार वहीं जाता है। हाँ बिल्कुल, उनकी बातें, उनका बर्ताव, वो सोशल मीडिया पर क्या कर रहे हैं, सब कुछ दिमाग में घूमता रहता है। एग्जैक्टली। और यहीं पर जरूरत है उस एनर्जी को जानबूझकर वापस अपनी तरफ मोड़ने की। ये नेचुरल है कि हमारा ध्यान उसी चीज पर जाता है जो हमें नहीं मिल रही। बिल्कुल। पर यही आदत हमें उसी दर्द में फंसाए रखती है। जैसे किसी बंद दरवाजे को पीटते रहना। बिल्कुल सही कहा। जबकि शायद बगल में कोई खिड़की या दरवाजा खुला हो। तो अब समय है उस कीमती मेंटल और इमोशनल एनर्जी को, जो सोचने विचारने में खर्च हो रही है, वापस खींचकर खुद पर लगाने का। ये टाइम है सेल्फ फोकस्ड होने का, लेकिन एक पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव तरीके से। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? मतलब रोज की जिंदगी में से कैसे करें? क्योंकि मन तो, जैसा आपने कहा, बार बार वहीं भागता है जहां चोट लगी है। हाँ, तो इसका मतलब है कॉन्शियसली
जानबूझकर अपना ध्यान उन चीजों पर लगाना जो आपके कंट्रोल में है और जो आपके अपने विकास, आपकी खुशी के लिए अच्छी हैं। जैसे कि जैसे अपनी पुरानी हॉबीज को फिर से शुरू करना या कोई नई हॉबी पकड़ना, कुछ ऐसा जिसमें आप खो जाएं, जिससे टाइम का पता न चले, जैसे कोई आर्ट, म्यूजिक, लिखना, गार्डनिंग, कुछ भी। कोई नया स्किल सीखें, कोई भाषा, कोई ऑनलाइन कोर्स, अपने काम या पढ़ाई पर नए सिरे से फोकस करें, अपने गोल्स की तरफ एक्टिव हों। और हाँ, अपनी सेहत का ख्याल रखना इस टाइम पर बहुत ज़रूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छा खाना, पूरी नींद। फिजिकल हेल्थ का असर मेंटल हेल्थ पे पड़ता है, ये तो है, बिल्कुल। और अपने पर्सनल डेवलपमेंट पर इन्वेस्ट करें, अच्छी किताबें पढ़ें, वर्कशॉप्स में जाएं और अगर ज़रूरत लगे तो किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट से बात करने में बिल्कुल ना हिचकिचाएं। मतलब बेसिक आइडिया ये है कि उन एक्टिविटीज़ में लगें जिनसे खुशी मिलती है, सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, जिंदगी में कोई मतलब नज़र आता है। और अगर स्पिरिचुअल एंगल से देखें तो कई बार ऐसी सिचुएशंस एक तरह का इशारा होती हैं, यूनिवर्स का या लाइफ का संकेत कि अब बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर अपने अंदर झांकने का टाइम है, खुद को समझने का। हाँ, खुद में इन्वेस्ट करने का। शायद वो इंसान या वो सिचुएशन आपकी एनर्जी के लायक थी ही नहीं, या शायद उनका रोल आपकी कहानी में बस यहीं तक था। ये भी हो सकता है। जो आपको नहीं चाहता वो शायद आपकी आगे की यात्रा के लिए सही था ही नहीं। तो अपनी एनर्जी वहां लगाए जहां उसकी कदर हो, जहां वो बढ़े, यानी अपने आप पर। ये एक तरह से अपनी पावर वापस लेना हुआ। एग्जैक्टली, अपनी बिखरी हुई शक्ति को समेटना, अपनी इमोशनल लगाम अपने हाथ में लेना। मतलब आसक्ति और अनासक्ति। आध्यात्मिक फिलॉसफी में तो डिटैचमेंट यानी अनासक्ति को बहुत महत्व दिया गया है। जी हाँ। लेकिन अनासक्ति शब्द सुनते ही कई लोगों को लगता है कि भाई इमोशंस को दबा दो, बिल्कुल उदासीन हो जाओ, पत्थर दिल बन जाओ। क्या ये मतलब है इसका? नहीं नहीं, ये अनासक्ति को लेकर एक बहुत ही आम गलतफहमी है। अनासक्ति का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप भावनाहीन हो जाएं या लापरवाह। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप रिश्तों की परवाह करना छोड़ दें या प्यार महसूस ना करें। तो फिर क्या है? इसका गहरा मतलब है अपनी खुशी, अपनी जो मन की शांति है या अपनी सेल्फ वर्थ की फीलिंग, उसको किसी दूसरे इंसान की हाँ या ना पर डिपेंड ना रखना। अच्छा। या किसी बाहरी सिचुएशन के बदलने या न बदलने पर निर्भर ना रखना। आसक्ति मतलब अटैचमेंट तब होती है जब हमारी सोच ऐसी हो जाती है, मुझे खुश रहने के लिए उस इंसान की जरूरत है, या अगर वो मुझे पसंद नहीं करते तो मेरी कोई कीमत नहीं, या जब तक ये ठीक नहीं होता मैं शांत नहीं रह सकती। अनासक्ति कहती है, हाँ, मैं इस इंसान की परवाह करती हूँ या मैं ये सिचुएशन बदलना चाहती हूँ, लेकिन मेरी खुशी, मेरी शांति, मेरी वैल्यू वो मेरे अंदर है, वो पूरे तरह बाहरी चीजों पर डिपेंडेंट नहीं है। ये तो अपनी इमोशनल आजादी को बनाए रखने जैसा हुआ। बिल्कुल, यही है अनासक्ति, अपनी इमोशनल फ्रीडम। ये सुनने में तो बहुत ऊंचा आदर्श लगता है। रोजमर्रा की जिंदगी में जहां इमोशंस इतने तेज होते हैं, खासकर रिजेक्शन के बाद, इस अनासक्ति को प्रैक्टिस कैसे करें? ये तो पहाड़ जैसा लगता है। हाँ, लगता है, लेकिन इसे ध्यान यानी मेडिटेशन और माइंडफुलनेस यानी जागरूकता के रेगुलर अभ्यास से धीरे धीरे साधा जा सकता है। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। जी, ये कोई जादुई चीजें नहीं हैं, बल्कि अपने मन को ट्रेन करने के प्रैक्टिकल तरीके हैं। रोज बस 10-15 मिनट शांति से बैठकर अपनी सांस पर ध्यान लगाने से शुरू कर सकते हैं। जब विचार आए, और वो जरूर आएंगे, खासकर उस इंसान या सिचुएशन के बारे में जिसने दुख दिया है, तो उन विचारों को बस देखें, बिना जजमेंट के, जैसे बादल आ रहे हैं और जा रहे हैं। उनको पकड़ना नहीं है? नहीं, पकड़ना नहीं है, बस देखना है, स्वीकार करना है कि हाँ, ये विचार है, और फिर धीरे से अपना ध्यान वापस अपनी सांस पर ले आना है। खुद को बार बार याद दिलाना है कि आपकी कीमत आपके अंदर है, वो किसी और की पसंद नापसंद से तय नहीं होती। ये प्रैक्टिस धीरे धीरे ये समझने में मदद करती है कि हम अपने विचारों और भावनाओं से अलग हैं, हम उनके साक्षी बन सकते हैं। ये बाहरी हालातों और हमारी अंदरूनी शांति के बीच एक स्पेस बनाना सिखाता है। एक बफर जोन जैसा। हाँ, कह सकते हैं। ये एक मसल की तरह है, जितना अभ्यास करेंगे उतनी ये क्षमता मजबूत होगी। अनासक्ति एक दिन में नहीं आती, ये एक सफर है। तो मतलब अपनी इमोशनल लगाम अपने हाथ में रखना, बाहर की हवाओं से अपने अंदर के दिए को बुझने ना देना, बहुत अच्छी बात है। अगला तरीका जो है वो है ग्रैटिट्यूड, यानी कृतज्ञता का अभ्यास, आभार जताना। जी। अक्सर जब कोई बहुत दुख में होता है
तो लगता है कि भाई शुक्रगुजार होने के लिए बचा ही क्या है, सब नेगेटिव ही दिखता है। हाँ, ये होता है। लेकिन जो हमने स्टडीज देखी वो बताती हैं कि साइकोलॉजी भी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस को बहुत फायदेमंद मानती है। हाँ, ये बिल्कुल सही है और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। कृतज्ञता का अभ्यास सिर्फ एक अच्छी आदत या पॉजिटिव सोच नहीं है, ये सच में हमारे ब्रेन की केमिस्ट्री को बदल सकता है। ओह अच्छा। जी। रिसर्च बताती है कि रेगुलर आभार जताने से डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं। ये वो केमिकल्स हैं जो खुशी, संतुष्टि की फीलिंग से जुड़े हैं। जब हम जानबूझकर उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जिनके लिए हम थैंकफुल हैं, तो हमारा फोकस अपने आप उन चीज़ों पर जाता है जो लाइफ में अच्छी है, पॉजिटिव हैं, बजाय इसके कि हम सिर्फ उसी पर सोचते रहें जो हमारे पास नहीं है या जो हमने खो दिया। तो ये नेगेटिविटी के जाल से निकलने में मदद करता है। बिल्कुल, ये हमारे नज़रिए को पॉजिटिविटी की तरफ मोड़ता है। इसे करने का कोई सिंपल प्रैक्टिकल तरीका क्या हो सकता है? क्योंकि जैसा मैंने कहा, जब मन उदास हो तो बड़ी-बड़ी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल फील करना भी मुश्किल लगता है। इसे बहुत ही आसान तरीके से रूटीन में शामिल कर सकते हैं, कहीं भी कभी भी। एक सिंपल तरीका है, रोज रात को सोने से पहले या सुबह उठकर बस 3 ऐसी चीजें लिखें या सोचें जिनके लिए आप उस दिन या उस पल में आभारी महसूस करती हैं। सिर्फ 3 चीजें? हाँ, बस 3 से शुरू करें। और ये बहुत छोटी छोटी चीजें भी हो सकती हैं, जैसे अच्छी सेहत जितनी भी है, परिवार या किसी एक दोस्त का साथ, सिर पर छत होना, खाने को मिल जाना, सुबह की धूप, किसी अजनबी की मुस्कान, या बस ये कि सांस चल रही है और एक नया दिन मिला है। इम्पॉर्टेंट ये है कि सिर्फ लिस्ट न बनाएं, बल्कि उस आभार की फीलिंग को कुछ पल महसूस करने की कोशिश करें। फील करना जरूरी है। हाँ, यह अभ्यास धीरे धीरे मन का नजरिया बदलता है। आप नोटिस करना शुरू करते हैं कि रिजेक्शन के दर्द के बावजूद लाइफ में अब भी बहुत कुछ अच्छा है, कीमती है, जिसके लिए शुक्रगुजार हुआ जा सकता है। और स्पिरिचुअल नजरिए से भी देखें तो कई ट्रेडिशंस मानते हैं कि जब आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में होते हैं तो आप यूनिवर्स को ये सिग्नल भेजते हैं कि आप और अच्छी चीज़ों को पाने के लिए तैयार हैं। आप उसका सम्मान करते हैं जो आपके पास है। ये पॉजिटिविटी को अपनी तरफ खींचने का एक तरीका बन जाता है। ये वाकई बहुत पावरफुल लग रहा है, खासकर इसलिए कि ये इतना सिंपल और आसान है, कोई भी कर सकता है। बिल्कुल, विश्वास रखना। इसका क्या मतलब है? खासकर तब जब हम कुछ बहुत शिद्दत से चाहते हैं, कोई रिश्ता, कोई मौका, और वो हमें नहीं मिलता। इसका बेसिक मतलब है ये मानना, ये भरोसा रखना कि हर चीज अपने एक सही समय पर होती है, और कभी-कभी जो हम चाहते हैं वो हमें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि यूनिवर्स या भाग्य या कोई हायर पावर उसके पास हमारे लिए कोई बड़ी या बेहतर योजना है। या शायद हम उस चीज के लिए अभी तैयार नहीं हैं, या वो चीज हमारे लिए लॉन्ग टर्म में अच्छी नहीं है। हो सकता है कि जो दरवाजा बंद हुआ है वो किसी ऐसे बेहतर दरवाजे के खुलने के लिए जरूरी था जिसके बारे में हमें अभी पता भी नहीं है। अच्छा, ये एक तरह का गहरा विश्वास है कि जिंदगी में एक बड़ा फ्लो काम कर रहा है और हम अपनी छोटी सी नजर से हमेशा पूरी पिक्चर नहीं देख पाते। ये किस्मत पे रोना नहीं है, बल्कि एक भरोसा है कि आखिर में सब सही होगा, भले ही अभी ऐसा ना लगे। ये सोच यकीनन मन को शांति दे सकती है, खासकर जब चीजें हमारे हिसाब से ना हो रही हों। लेकिन क्या साइकोलॉजी में भी ऐसा कोई मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है? क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के लिए सिर्फ आध्यात्मिक विश्वास काफी ना हो। हाँ, बिल्कुल है। साइकोलॉजी में एक बहुत असरदार टेक्निक है जिसे रीफ्रेमिंग कहते हैं, मतलब पुनर्संरचना। रीफ्रेमिंग? जी, इसका मतलब है किसी सिचुएशन को देखने का अपना नजरिया बदलना, उसे एक अलग फ्रेम में रखकर देखना, उसे एक नया मीनिंग देना। जब हम किसी सिचुएशन को देखने का अपना चश्मा बदलते हैं तो उस सिचुएशन का इमोशनल असर भी बदल जाता है, भले ही बाहर की सिचुएशन वही रहे। एक उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, जैसे रिजेक्शन के बाद ये सोचने के बजाय कि मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, मुझ में जरूर कोई कमी होगी, आप ऐसे रीफ्रेम कर सकते हैं, ये इंसान या ये मौका मेरे लिए सही नहीं था क्योंकि कोई और या कुछ और जो मेरे लिए सच में बेहतर है मेरा इंतजार कर रहा है। अच्छा, या ये सोच सकते हैं, इस अनुभव ने मुझे अपने बारे में, अपनी ज़रूरतों के बारे में कुछ ज़रूरी सिखाया है जो मुझे भविष्य में सही फैसले लेने में मदद करेगा। या शायद ये अलगाव या ये नहीं मुझे उस रास्ते पर ले जाने के लिए ज़रूरी था जिस पर मुझे असल में होना चाहिए। या ये अच्छा हुआ कि असंगति अभी सामने आ गई, आगे के और बड़े दर्द से बच गए। बिल्कुल, ये नज़रिया आपको लाचार महसूस करने के बजाय सिचुएशन पर एक तरह का कंट्रोल और उम्मीद देता है। ये शांति और स्वीकार्यता लाने में मदद करता है
ठीक वैसे ही जैसे डिवाइन टाइमिंग में विश्वास रखने से मिलती है। हाँ, दोनों ही तरीके एक बड़ी पिक्चर देखने में मदद करते हैं। सही कहा। तो हमने देखा कि रिजेक्शन, जो इतना पर्सनल और दर्दनाक लग सकता है, उससे निपटने के कई तरीके हैं, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव और पावरफुल तरीके। हमने बात की रियलिटी को स्वीकार करने की, मतलब रेडिकल एक्सेप्टेंस। हाँ अपनी एनर्जी को वापस खुद पर फोकस करने की। जी बाहरी चीजों पर अपनी खुशी की निर्भरता कम करने, यानी अनासक्ति की। बिल्कुल। रेगुलर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस की। हाँ और आखिर में डिवाइन टाइमिंग में विश्वास या सिचुएशन को रिफ्रेम करके एक पॉजिटिव नजरिया अपनाने की। बिल्कुल। और इन सभी तरीकों का, इन सभी बातों का जो निचोड़ है, जो अलग अलग साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल सोच में बार बार आता है, वो एक ही है। हाँ। वो ये कि आपकी कीमत, आपकी सेल्फ वर्थ किसी और की पसंद या नापसंद से तय नहीं होती। हाँ। हर इंसान अपने आप में कीमती है। जो आपको नहीं चाहता वो शायद आपके लिए सही था ही नहीं, या शायद उस वक्त सही नहीं था। सबसे जरूरी सफर है खुद से प्यार करना सीखना, अपना सम्मान करना सीखना। और जब कोई ये करने लगता है, हाँ, जब कोई ये करने लगता है तो बाहर की दुनिया की हाँ या ना का असर उस पर धीरे धीरे कम होने लगता है। वो अपनी खुशी और शांति का सोर्स बाहर ढूंढने के बजाय अपने अंदर खोजने लगता है। और यहाँ ये सोचना भी जरूरी है, जैसा कि हमारी बातचीत में भी निकला, कि क्या ये रिजेक्शन का अनुभव, ये दर्द असल में एक छिपा हुआ मौका हो सकता है खुद को और गहराई से जानने का। बिल्कुल हो सकता है। क्या ये हमें रुककर सोचने पर मजबूर कर रहा है कि हम रिश्तों से, जिंदगी से, खुद से सच में चाहते क्या हैं? हाँ, ये मुमकिन है। शायद ये हमें अपने अंदर के उन पैटर्न्स को, उन विश्वासों को या उन इनसिक्योरिटीज को समझने का मौका दे रहा है, जो हमें बार बार ऐसी दर्दनाक सिचुएशंस में ले जाती हैं। शायद ये बदलाव का एक बुलावा है। एक गहरा विचार है ये। ओके, हमें उम्मीद है आज का सूत्र आपको पसंद आया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, धन्यवाद।